Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. 15 अगस्त 1947 के दिन भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। अधिकतर मुस्लिम इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आ जाते हैं। ईस्ट बंगाल के भी लोग भारत के बजाय पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं। अंततः साल 1971 में बंगालियों को पाकिस्तान के खिलाफ करीब 9 महीने तक आजादी की जंग लड़नी पड़ी और दक्षिण एशिया के मैप पर एक नए देश का जन्म हो जाता है, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना पड़ा? आखिर क्यों पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया? उसके बाद आखिर कैसे जनरल यहया खान ने यह सोचकर चुनाव करवाए कि ना वेस्ट पाकिस्तान में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा और ना ही ईस्ट पाकिस्तान में किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा। कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा तो पाकिस्तानी मिलिट्री मौज करती रहेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मामला एकदम उलट जाता है। आखिर क्यों इंदिरा गांधी की होम मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और वहीं रॉ ने कहा कि अगर हमने स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने में सपोर्ट नहीं किया तो भारत के लिए महंगा पड़ेगा। क्यों रेडियो पाकिस्तान पर हुई एक घोषणा के बाद ढाका शहर के आम लोग सड़कों पर उतर आते हैं और जय बांग्ला और वीर बंगाली के नारे लगाने लगते हैं? आखिर क्या है बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने की पूरी कहानी, जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने की कहानी में भारत की एक बड़ी भूमिका रही है और इस वजह से ही भारत की रूस के साथ दोस्ती होती है और अकेले रूस ने ही भारत को अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के हमले से बचाया था। इसीलिए बांग्लादेश के बनने की पूरी प्रोसेस पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है। आप लास्ट तक अगर देखेंगे तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों देशों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। जहां पर वेस्ट पाकिस्तान सत्ता का केंद्र था, आर्मी का केंद्र था, वहीं पर ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान से अधिक जनसंख्या थी। 1951 में हुई जनगणना के अनुसार पाकिस्तान में कुल 7.5 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें से वेस्ट पाकिस्तान में मात्र 3.3 करोड़ जनसंख्या और ईस्ट पाकिस्तान में 4.2 करोड़ थी। इसीलिए वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच सबसे पहला विवाद उठा राष्ट्रीय भाषा को लेकर के। जब ईस्ट बंगाल के लोगों ने नए नए नोटों को, सिक्कों को, पोस्टल स्टंप्स और पाकिस्तान के सरकारी फॉर्म से बंगाली भाषा को गायब होते हुए देखा तो वो लोग भड़क गए। 5 दिसंबर 1947 के दिन ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों और टीचर्स ने बंगाली भाषा के फेवर में सड़कों पर पहला प्रदर्शन किया और इसी दिन वेस्ट पाकिस्तान के कराची शहर में हुई एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने सरकार को सलाह दी कि केवल उर्दू भाषा को ही पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज बनाया जाए। इस बात ने ईस्ट बंगाल के लोगों में अपनी भाषा को लेकर के देशभक्ति जगा दी। इसीलिए 25 फरवरी 1948 के दिन पाकिस्तान के संविधान सभा में ईस्ट बंगाल के नेता धीरेन्द्र नाथ दत्त ने एक संशोधन प्रस्ताव रखते हुए मांग की कि बंगाली भाषा को भी अंग्रेजी और उर्दू की तरह ही पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज के रूप में दोनों को बराबर दर्जा दिया जाए। धीरेन्द्र दत्त ने कहा कि पाकिस्तान के कुल 6 करोड़ 90 लाख लोगों में से करीब 4 करोड़ 20 लाख लोग बंगाली बोलते हैं। धीरेन्द्र नाथ दत्त ने कहा कि पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज पर वो भाषा होनी चाहिए जिसे बोलने वालों की जनसंख्या सबसे अधिक हो। उसे केवल एक राज्य की भाषा के रूप में ही ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र नाथ दत्त ने के इस प्रपोजल का पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने विरोध किया। लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान उस महाद्वीप के 100 करोड़ मुसलमानों की मांग के कारण बना है और उन 100 करोड़ मुसलमानों की भाषा उर्दू है। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, इसलिए उर्दू इस मुस्लिम देश की भाषा होनी चाहिए। हालांकि लियाकत का यह बयान इमोशनल था, लेकिन असल में पूरे देश के मुसलमानों ने मुस्लिम द्वारा अधिक बोले जाने वाली लैंग्वेज हमेशा बंगाली ही रही है। बंटवारे के बाद भी जहां पाकिस्तान में 55% जनसंख्या बंगाली बोलने वाली थी, तो वहीं उर्दू बोलने वालों की संख्या मात्र 3% थे, और वो भी अधिकतर वो लोग थे जो भारत से वेस्ट पाकिस्तान में माइग्रेंट करने वाले लोग थे, और उसमें भी यह लोग पाकिस्तान की राजधानी कराची में ही सबसे ज्यादा थे, बाकी जगह बेहद कम थे। हालांकि उर्दू अधिकतर पाकिस्तानियों की समझ में आती थी और सरकारी कामों में यूज होती थी, जैसे भारत में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। वेस्ट पाकिस्तान की पंजाबी, सिंधी और पश्तो भाषा को भी उर्दू कहें या कहें कि अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, तो वहीं ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली भाषा बंगाली स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती थी। वह देवनागरी और अरेबिक स्क्रिप्ट से एकदम अलग थी।
वहीं वेस्ट पाकिस्तान का बंगाली भाषा बंगाली स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती थी। वो देवनागरी और अरेबिक स्क्रिप्ट से एकदम ही अलग थी। उसमें भी बंगालियों की जनसंख्या किसी भी अन्य भाषा बोलने वालों के मुकाबले अधिक थी और ईस्ट बंगाल में तो केवल वही लोग थे। इसीलिए उनके द्वारा उर्दू या किसी अन्य भाषा को अपनाने के लिए कहने को वो गुलामी की तरह देखते थे। पाकिस्तान के बनने से पहले ही और बनने के बाद तुरंत ही बंगालियों द्वारा बंगाली भाषा को लेकर के स्पष्ट कह दिया गया कि वो अपने कोर्ट्स यानी अदालतों और सरकारी दफ्तरों में बंगाली भाषा जरूर चाहते हैं। इसके साथ उर्दू और अंग्रेजी से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी नेता मेजोरिटी बंगालियों के इमोशन को समझ नहीं सके। जब पाकिस्तान की संविधान सभा में बैठक में प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने बंगालियों की डिमांड को नकार दिया और उर्दू को थोपने की बात कही, तो अगले ही दिन ढाका शहर में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आते हैं और इसी दिन ऑल पार्टी स्टेट लैंग्वेज कमेटी ऑफ एक्शन का गठन किया जाता है। इसी कमेटी के नेतृत्व में 11 मार्च 1948 के दिन एक बड़ी प्रोटेस्ट बुलाई गई, लेकिन सत्ताधारी पार्टी मुस्लिम लीग ने इस आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसवा दी। कार्रवाई में करीब 100 छात्र के करीब घायल हुए और करीब हजारों लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और इसी बीच 21 मार्च के दिन जिन्ना ने ढाका में आकर के भाषण दिया। जिन्ना ने कहा कि मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की स्टेट भाषा सिर्फ और सिर्फ उर्दू रहेगी और कोई भी अन्य भाषा नहीं रहेगी। और जो कोई भी आपको मिसलीड करना चाहता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। बिना एक ही राष्ट्रीय भाषा का कोई भी देश ताकत के साथ नहीं बन सकता है और नहीं काम कर सकता है। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without state language, no nation can remain. जिन्ना के बयान के बाद भी बंगाली लोग बंगाली भाषा के लिए लड़ते रहे। इधर सेंट्रल पाकिस्तान एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड ने अपनी 7 फरवरी 1949 के दिन की मीटिंग की रिकमेंडेशन दी, पाकिस्तान की सभी भाषाओं को अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाए। एक तरह से यह कदम पाकिस्तान में इस्लामीकरण को बढ़ाना और यूनिटी को बढ़ाना था। लेकिन इस खबर के बाहर आते ही ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। बंगाल के हिंदू और मुसलमान दोनों को ही यह सब भाषाई फैसले अपनी कल्चर पर एक अटैक की तरह लगने लगे। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड को एक पत्र लिखकर कहा कि बंगाली भाषा को अरबी स्क्रिप्ट में लिखने की बात हमारी भाषा, हमारी साहित्य और हमारी कल्चर पर हमला है। इस प्रयास ने बंगालियों के मन में गुलामी का डर भर दिया। बंगालियों के विरोध में बावजूद पाकिस्तान की केंद्र और ईस्ट बंगाल की मुस्लिम लीग की राज्य सरकार ने बंगाली को अरबी में लिखना सिखाने वाले सेंटर्स खोलने शुरू कर दिए और बहुत सा बजट बंगाली भाषा में सुधार के नाम पर खर्च कर दिए। जनवरी 1952 में मुस्लिम लीग पार्टी के ढाका सेक्शन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ख्वाजा निजामुद्दीन ने दोबारा दोहराया कि पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज उर्दू बनेगी। ख्वाजा निजामुद्दीन के इस बयान ने ढाका के स्टूडेंट्स को एक बार फिर से ट्रिगर कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान में दोबारा से लैंग्वेज आंदोलन को जन्म दे दिया। एक बार फिर लैंग्वेज कमेटी बनाई गई और प्रोटेस्ट किए गए इन प्रदर्शनों में कई छात्र मारे गए और कई जेल में डाले गए। इस बंगाली छात्रों ने 21 फरवरी 1952 को स्टेट लैंग्वेज डे के रूप में ही उस दिन को घोषित कर दिया। इसी दिन को बांग्लादेश की आजादी की जड़ों को एक रूप में माना जाता है और यहां से 21 नवंबर बांग्लादेशी लोगों के लिए रेजिडेंस का नंबर बन गया। जब मार्च 1954 में आजादी के बाद पहली बार बांग्लादेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे, तब ईस्ट बंगाल की बड़ी पार्टियां जैसे कि अवामी लीग पार्टी और कृषक श्रमिक पार्टी ने मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन बनाया और अपने मैनिफेस्टो में 21 पॉइंट प्रोग्राम रखे। इन 21 वायदों में एक तो यह था कि बंगाली को स्टेट लैंग्वेज बनाया जाए और साथ ही साथ एक वादा यह भी था कि अगर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आती है तो वो मुख्यमंत्री आवास की जगह चेंज कर देंगे, जिस जगह ईस्ट बंगाल के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी मुस्लिम लीग के नेता नूरुल अमीन, जो कि 21 फरवरी के दिन हुई क्लिंगन के जिम्मेदार हैं, उनका जो अभी वाला मुख्यमंत्री आवास है उसे बंगाली लैंग्वेज और लिटरेचर का रिसर्च सेंटर बना दिया जाएगा। साथ ही 21 फरवरी के दिन को शहीद दिवस के रूप में भी घोषित किया जाएगा, जिस दिन सरकारी छुट्टी भी होगी। एक तरह से यूनाइटेड फ्रंट ने यह चुनाव भाषाई राष्ट्रवाद पर लड़ा। हालांकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच केवल भाषा का गैप नहीं था,
बल्कि बांग्लादेश की कल्चर भी पाकिस्तान से बहुत ही अलग थी। इसके अलावा जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद पाकिस्तान के प्रशासन और आर्मी में भी बंगालियों की संख्या बेहद कम थी और वेस्ट पाकिस्तानियों का प्रशासन और आर्मी पर कब्जा था। एक तरह से वेस्ट पाकिस्तान ही सत्ता का असली केंद्र था। पाकिस्तानी आर्मी के अधिकतर अधिकारी भी वहीं से आते थे, इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश एक तरह से पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह गई। यही कारण है कि शुरुआत में ही पाकिस्तान बनाने के लिए मेहनत करने वाली मुस्लिम लीग पार्टी का बांग्लादेश में विरोध होने लगा। साल 1954 में पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार ईस्ट बंगाल राज्य में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में मुस्लिम लीग पार्टी बुरी तरीके से हारती है और अवामी लीग पार्टी और कृषि श्रमिक पार्टी ने यूनाइटेड गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलता है। 1954 के चुनाव बांग्लादेश के इतिहास और भविष्य के लिहाज से एक महत्वपूर्ण चुनाव था। ईस्ट पाकिस्तान के मुख्यमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता नूरुल अमीन भी अपना खुद का चुनाव हार जाते हैं, तो वहीं कृषक श्रमिक पार्टी के AK फजलुल हक ईस्ट बंगाल प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। और दूसरी तरफ अप्रैल 1953 में ही आर्मी जनरल अयूब खान और आर्मी के अन्य अधिकारियों के सपोर्ट के चलते पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने प्राइम मिनिस्टर नजीमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया और उसकी जगह एक हल्के नेता मोहम्मद अली बोगड़ा को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया। अगले 5 साल पाकिस्तान को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ही रूल किया, जिसको पीछे से आर्मी का सपोर्ट मिला था। पाकिस्तान में आर्मी की ताकत के कारण विदेशी नेता भी आर्मी के मुताबिक बन रही भारत से नफरत और हथियार देने वाली देशों से दोस्ती, तो वही बंगालियों वाले ईस्ट बंगाल में भारत के प्रति कई ऐसी नफरतें नहीं थी, न ही उनका भारत से कोई सीमा विवाद था। जैसे ही वेस्ट पाकिस्तान वालों का कश्मीर में चल रहा था, ईस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर फजलुल हक के सेंटिमेंट भारत के प्रति अच्छे थे। हालांकि अभी भी आर्मी सत्ता के केंद्र में नहीं थी, बल्कि पीछे से काम कर रही थी। लेकिन साल 1958 में पाकिस्तान में पहला बार तख्ता पलट हो जाता है और पाकिस्तानी आर्मी ने कमांडर इन चीफ मोहम्मद अयूब खान ने राष्ट्रपति इसकंदर अली मिर्जा को हटाकर पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब यह पॉसिबल ही नहीं था कि ऊपर केंद्र में तानाशाही आ जाए और नीचे राज्य में लोकतंत्र बना रहे। इससे आगे की कहानी हम आपको दूसरे एपिसोड में सुनाएंगे। हालांकि इस एपिसोड में अभी तक आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में अपने अपने कल्चर की लड़ाई थी। एक दूसरे को लग रहा था कि हमारे ऊपर गुलामी का जंजीर ये लोग थोपे रहे हैं, जिसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो आज तक के एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये जंग शुरू हुई थी। आगे ये जंग कहां तक चलेगी और कहां जाकर के ये अंत लेगी, ये हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। खैर, यहाँ तक अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं इससे आगे के एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।